Hello dear students, Assalamu alaikum. I am Feroz Shah, physics lecturer. In today's lecture we are going to discuss the conceptual questions of chapter number 19, Atomic Spectra, Secondary Physics. So let me start the first question. The idea of first question in this chapter is कि हाइड्रोजन का जो एटम है, अगर ये हाइड्रोजन का एटम है तो हम जानते हैं कि इसके ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और बाकी सारे ऑर्बिट्स इसके एम्प्टी हैं। इसके बाकी सारे ऑर्बिट्स एम्प्टी हैं। क्वेश्चन ये किया गया है कि जब हम इससे स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के होने के बावजूद स्पेक्ट्रम में इतने ज्यादा वेवलेंथ्स या लाइंस हमें कैसे मिल सकते हैं? इतने ज्यादा वेवलेंथ्स या लाइंस हमें कैसे मिल सकते हैं जबकि सिस्टम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है? तो इसका आंसर क्या है? आंसर ये है, 2 पॉइंट्स के आंसर है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप सिंगल एटम की बात करते हो, जब आप सिंगल एटम की बात कर रहे हो, एक एटम की बात कर रहे हो, तो इसमें ज्यादा तादाद क्यों बनती है? क्योंकि पहले हम इस एटम को एक्साइट करते हैं और एक्साइटेशन ये भी है फर्स्ट, ये भी हो सकता है, एक्साइटेशन इधर भी हो सकता है, एक्साइटेशन इधर भी हो सकता है। तो एक्साइटेशन एक एटम में कई हैं, यानी एक एक्साइटेशन नहीं होता, एक एटम में कई एक्साइटेशंस हम कर सकते हैं और हर एक्साइटेशन का जब डी एक्साइटेशन होगा तो हमें अलग अलग फोटॉन या लाइट या लाइन मिलेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा तो अलग वेवलेंथ देगा, अगर इधर से आएगा तो अलग वेवलेंथ देगा, अगर इधर से वापस आएगा तो अलग वेवलेंथ देगा, इधर से वापस आएगा तो अलग देगा, इधर से इधर आएगा तो अलग वेवलेंथ देगा। तो बेशक इलेक्ट्रॉन तो एक है लेकिन एक्साइटेशंस की तादाद बहुत ज्यादा है और डी एक्साइटेशन की तादाद भी बहुत ज्यादा होगी तो लाइन ज्यादा होंगी। ये एक आंसर है। और दूसरा आंसर इससे भी अच्छा है, ये तो सिंगल एटम की बात है। जब हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो स्पेक्ट्रम हम एक एटम से नहीं बनाते हैं बल्कि सैंपल में हम हजारों लाखों एटम्स यूज करते हैं। तो एक एटम से काफी ज्यादा लाइंस, दूसरे एटम से काफी ज्यादा लाइन, तीसरे एटम से काफी ज्यादा लाइंस, तो लाखों एटम्स में हमें बेशुमार लाइंस मिल जाते हैं। तो यही वजह है कि हाइड्रोजन एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी इसके स्पेक्ट्रम में ढेर सारे वेवलेंथ्स होते हैं, बिकॉज एक एटम में बेशुमार एक्साइटेशंस हो सकती हैं और बेशुमार डी एक्साइटेशंस होती हैं और स्पेक्ट्रम हम हजारों एटम से बनाते हैं। इस वजह से हमारे पास स्पेक्ट्रम में बेशुमार लाइंस या वेवलेंथ्स या कलर्स या फ्रीक्वेंसीज या लाइंस सामने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि आपको पता होगा कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है सॉलिड्स से, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम सॉलिड्स से बनता है, जबकि लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनता है गैसेस से। तो क्वेश्चन ये किया गया है क्यों, व्हाट्स द रीजन? तो सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल आंसर ये है कि जो स्पेक्ट्रम होता है इसमें वेवलेंथ्स होते हैं। क्या होते हैं जनाब? वेवलेंथ्स होते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स होते हैं और जो डिफरेंट वेवलेंथ्स होते हैं इनका ताल्लुक डिफरेंट एनर्जीज से होता है। डिफरेंट एनर्जीज का मतलब ये है कि ई मिनिमम से लेकर ई मैक्सिमम तक इसका ताल्लुक होता है। अब अगर हमारे पास एक सैंपल है और उस सैंपल में चीदा एनर्जीज हैं, उनके एटम्स में, उनके स्ट्रक्चर में, उस सब्सटेंस के नेचर में अगर डिस्क्रीट एनर्जीज हैं, यानी मिनिमम है फिर कई एनर्जीज नहीं है, फिर एक और एनर्जी है फिर कई एनर्जीज नहीं है, फिर एक एनर्जी है फिर कई एनर्जीज नहीं है, तो इस सैंपल से जब हम एनर्जीज और वेवलेंथ्स रिसीव करेंगे तो वहां कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, तो लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा, दरमियान में गैप्स होंगे। लेकिन ऐसे भी सैंपल हो सकते हैं जिनमें एनर्जी मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक तकरीबन हर वैल्यू ऑफ एनर्जी वहां एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे सैंपल से जब हम स्पेक्ट्रम लेंगे तो हमारे पास स्पेक्ट्रम में सारे वेवलेंथ्स या सारे एनर्जीज होते हैं, उस केस में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है। सॉलिड्स में यही होता है। सॉलिड्स में जो एटम्स के ऑर्बिट्स हैं वो ओवरलैप
ओवरलैप्ड होते हैं, ओवरलैप्ड ऑर्बिट्स एंड ओवरलैप्ड स्टेट्स होते हैं, जबकि गैसेस में इसके सैंपल में डिस्क्रीट होते हैं, यानी कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। यही वजह है हमारे स्टूडेंट्स कि गैस से हमें आमतौर पर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम मिलता है, जबकि सॉलिड से हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है, कंटिन्यूस सॉर्ट ऑफ एनर्जीज या वैलेंस मिलता है, क्योंकि उनके ऑर्बिटल्स या ऑर्बिट्स जो है वो आपस में ओवरलैप होते हैं और एक कंटिन्यूस ऑर्डर में वो डिक्रीज या इंक्रीज होते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में, ये हाइड्रोजन एटम है और इसके फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और बाकी सारे ऑर्बिट्स खाली हैं, तो आपसे कहना चाहते हैं कि एक फोटॉन इस पर आ रहा है, इसकी एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी, और दूसरा फोटॉन आ रहा है, इसकी एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन कौन से फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा, ये कौन से फोटॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है और कौन से फोटॉन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो आपका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा एनर्जी या कम एनर्जी देन 13.6 दोनों इस पर इंसिडेंट हो तो इट कैन एब्जॉर्ब बोथ, इट कैन एब्जॉर्ब बोथ, ये दोनों एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन का रिजल्ट अलग होगा, एब्जॉर्प्शन का रिजल्ट अलग होगा। याद रखें, अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा को एब्जॉर्ब करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पर जाकर फ्री हो जाएगा, और जो रिमेनिंग एनर्जी है, रिमेनिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको फ्री कर देगा और जो एक्स्ट्रा है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो ये भी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन इसके एब्जॉर्प्शन से ग्रेटर देन 13.6 के एब्जॉर्प्शन से ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा along with some amount of kinetic energy as well। लेकिन जब ये फोटॉन ऑब्जर्व करेगा तो याद रखिए इससे कम एनर्जी आयनाइजेशन नहीं करता और ये इसको किसी और स्टेट में ले जाएगा और ये एक्साइटेशन करेगा लेकिन आयनाइजेशन नहीं करेगा। आंसर क्या है? आंसर ये है यस, the grounded state electron of hydrogen atom can absorb both photons of energy greater than 13.6 as well as energy less than 13.6, but the difference is in the results, that if it absorbs greater than 13.6 electron volt photon, it will ionize and some energy it will get in the form of kinetic energy as well. And if it absorbs a photon of less energy than 13.6 electron volt, the electron will be excited to any other state, ये free नहीं होगा और अपना ऑर्बिट बदल देगा, लेकिन एब्जॉर्ब दोनों कर सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि स्पेक्ट्रल लाइन्स, अगर ये हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है, इफ इट इज द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो इसके इब्तिदा में जो लाइंस हैं उनके दरमियान गैप ज्यादा है, लेकिन आखिर में जो गैप होता है ये गैप कम होने लगता है। क्यों? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में फर्स्ट पोर्शन में गैप्स अमंग द लाइंस ज्यादा है, लेकिन लास्ट पोर्शन में ये गैप कम होता है। रीजन क्या है? तो इसका आंसर ये है कि गैप अमंग द लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस in energies of adjacent orbits। adjacent orbits के energies में फर्क के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और याद रखें कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हो ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है, तो लाइंस के दरमियान गैप भी कम होता जाता है। यानी अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट को देखें तो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी 13.6 है, अगर आप सेकंड ऑर्बिट में देखें तो ये 3.4 है, अगर आप थर्ड ऑर्बिट में देखें तो ये 1.85 है। तो देखो यहाँ डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ डिफरेंस कम हो गया, इधर डिफरेंस ज्यादा है, इधर डिफरेंस कम हो गया, इसका डिफरेंस और कम होगा, और जैसे जैसे डिफरेंस कम होगा वैसे वैसे गैप बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइंस या स्पेक्ट्रल सीरीज भी कम होता है, बिकॉज इट इज द गेम ऑफ एनर्जी डिफरेंसेस बिटवीन टू एडजेसेंट ऑर्बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं कि
एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड क्यों होता है? अगर ये हाइड्रोजन एटम है तो इस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम 1h/2 पाई होता है, इसके नेक्स्ट ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम 2h/2 पाई होता है। इसको क्वांटाइज्ड बोलते हैं। ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड क्यों होता है? तो इसके दो आंसर हैं। पहला आंसर मैथमेटिकल आंसर होगा। फर्स्ट आंसर ये है कि एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई यानी मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होगा और इसी को क्वांटाइज्ड बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इसको क्वांटाइज्ड कंसीडर नहीं करोगे तो फिर डी ब्रॉगली का आइडिया गलत होता है कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अगर आप इसको क्वांटाइज कंसीडर करो तो ये वेरीफाई होता है और अगर आप इसको क्वांटाइज कंसीडर ना करो तो ये वेरीफाई नहीं होता। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के वेरिफिकेशन के से ये बात कंप्लीटली क्लियर है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज होगा। ये पहला आंसर है। सेकंड आंसर ये है कि ये हम नहीं कह रहे, इसका ये क्वांटाइजेशन बोर एटॉमिक मॉडल का सेकंड पोस्टुलेट है। तो अगर हम इसको क्वांटाइज नहीं कंसीडर करेंगे तो हम बोर का सेकंड पोस्टुलेट नहीं मान रहे। तीसरा आंसर भी दे सकते हो। द थर्ड इज अगर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड नहीं होगा, अगर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन सिंगल ऑर्बिट में कांस्टेंट एनर्जी के साथ सर्कुलेट नहीं हो सकता। अगर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज नहीं है तो फिर जब इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन करेगा उसकी एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी और क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के मुताबिक ये रेडिएशन एमिट करेगा और आखिरकार न्यूक्लियस में गिर जाएगा। सो इट मींस कि आउटपुट टार्क या इनपुट टार्क is 0 and if input torque is 0 electron revolution around nucleus is an isolated system and for isolated system there is a balancing an equilibrium format of angular momentum particular places पर centripetal force और inertia का effect balance होगा, बाकी जगहों पर नहीं होगा। वरना अगर ये क्वांटाइज नहीं होगा तो ये सिस्टम यूनिफॉर्म स्टेट में नहीं रह पाएगा और इसमें चेंजेस होंगे और चेंजेस विदाउट इनपुट इज इम्पॉसिबल। तो ये इसीलिए क्वांटाइज होता है डिफरेंट रेफरेंस से कि एंगुलर मोमेंटम को हर हाल में क्वांटाइज रहना पड़ेगा। 3-4 एंगल से हम कह सकते हैं कि अगर ये क्वांटाइज नहीं होगा तो ये मसले क्रिएट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहे हैं कि आर्म लाइट है। आर्म लाइट का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स विजिबल और एक्स-रेज हैं। आर्म लाइट और एक्स-रेज ये दोनों लाइट्स हैं। कहते हैं कि दोनों का ओरिजिन सेम है। आप जानते हैं कि दोनों का ओरिजिन बिल्कुल सेम है। ओरिजिन मींस कि आर्म लाइट भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर से नीचे जंप लगाने से पैदा होता है और एक्स-रेज भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर से नीचे जंप लगाने से पैदा होते हैं। तो क्वेश्चन ये किया है कि फिर भी इनके कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। इनके कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ये क्यों? अगर एक्स-रेज और आर्म लाइट का ओरिजिन सेम है और दोनों पैदा हो सकते हैं फ्रॉम द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, तो फिर प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस भी हैं। वो क्यों है? तो आंसर ये होगा कि जनाब प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस हैं। एक है डायफ्रैक्शन, इसमें डिफरेंस है। प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस है वो है फ्रीक्वेंसी। प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस है वो है वेवलेंथ। प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस है वो है पेनिट्रेशन और प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस है वो है एनर्जी। इनमें डिफरेंसेस है। अब क्यों है वो भी देख लेते हैं। द एक्चुअल आंसर इज कि एनर्जी में डिफरेंसेस इसलिए होते हैं कि एक्स रेज ऊपर ऑर्बिट से नीचे ऑर्बिट में जंप से पैदा होते हैं, लेकिन इसके ऑर्बिट अलग हैं और आर्म लाइट के ऑर्बिट्स अलग हैं। अगर आर्म लाइट सोडियम से पैदा होता है, सोडियम के एटम में ट्रांजिशन से पैदा होता है, तो एक्स-रेज टंगस्टन के एटम्स में ट्रांजिशन से पैदा होते हैं। तो इसीलिए एनर्जी सेम है। बेशक ओरिजिन सेम है लेकिन एनर्जी इसलिए डिफरेंट होती है क्योंकि इनके सोर्सेज डिफरेंट होते हैं। सोर्सेज डिफरेंट मीन के विजिबल लाइट जो है वो सोडियम से पैदा होता है फर्स्ट करें, तो एक्स-रेज टंगस्टन से पैदा होते हैं, तो सोर्सेज डिफरेंट। अब डायफ्रैक्शन क्यों डिफरेंट है बात की बात। फ्रीक्वेंसी क्यों डिफरेंट है? वो इसलिए डिफरेंट है कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जब सोर्सेज की वजह से एनर्जी डिफरेंट है तो एनर्जी की वजह से फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो जाती है।
फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो वेवलेंथ क्यों डिफरेंट है? वेवलेंथ इसलिए डिफरेंट है क्योंकि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो गई तो वेवलेंथ भी डिफरेंट होंगे। अगर ये डिफरेंट है तो पेनिट्रेशन भी डिफरेंट है क्योंकि पेनिट्रेशन इज डायरेक्टली टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर सोर्सेज डिफरेंट है, एनर्जीज डिफरेंट है। अगर एनर्जीज डिफरेंट है तो फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है। अगर फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है तो वेवलेंथ डिफरेंट है। अगर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो पेनिट्रेशन डिफरेंट है। और पेनिट्रेशन भी डिफरेंट है, लेकिन डायफ्रैक्शन जो है इट इज डायरेक्टली टू वेवलेंथ। ये डायरेक्टली टू वेवलेंथ है। और जिन रेडिएशन का वेवलेंथ डिफरेंट होता है उनका डायफ्रैक्शन भी डिफरेंट होता है। तो यही वजह है कि एक्स रेज और आर्म लाइट सेम तरीके से पैदा हो सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप लगाएगा तो आपको लाइट या एक्सरे का फोटोन दे सकता है। बट डिफरेंसेस क्यों है? क्योंकि एक का सोर्स अलग होता है, दूसरे का सोर्स अलग होता है, जिसकी वजह से सारी कहानियां बदल जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं कि अगर एक्स-रेज प्रोडक्शन आप कर रहे हो, एक्स-रेज के प्रोडक्शन में अगर आप वोल्टेज को ज्यादा करोगे, वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज पे क्या असर पड़ेगा? तो याद रखें, अगर एक्स-रे प्रोडक्शन चेंबर में एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वेवलेंथ जो है, इससे वेवलेंथ की वैल्यू कम होती जाएगी। वेवलेंथ डिक्रीजेस। वेवलेंथ क्या होगा? डिक्रीजेस। बोथ फॉर ब्रेमस्ट्रॉहलम एक्स-रेज, इसको कंटिन्यूस भी बोलते हैं, कंटिन्यूस एक्स-रेज के लिए, और बोथ फॉर कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज के लिए। कैरेक्टरिस्टिक और ब्रेमस्ट्रॉहलम एक्स-रेज, इन दोनों के लिए वेवलेंथ डिक्रीज होगा। अगर हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को ज्यादा करें तो इन दोनों एक्स-रेज का वेवलेंथ डिक्रीज होगा। अब कैसे डिक्रीज होगा? तो सिंपल बात करें कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। यहां से आप आंसर एक्सप्लेन करें। नहीं, टेक्निकल आंसर देना चाहते हो तो पहले ये समझें। ये एक्स-रे चैम्बर होता है, एक्स-रे चैम्बर है, और इनके दरमियान यहां होता है वोल्टेज, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ये है टारगेट, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। याद रखिएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं फिलामेंट और जनरेटिंग वोल्टेज से। अगर आप इस वोल्टेज को ज्यादा करोगे तो इन इलेक्ट्रॉन का स्पीड ज्यादा हो जाता है, फास्ट हो जाते हैं, और फास्ट हो जाने की वजह से ये डीप पेनिट्रेट करते हैं, और जब डीप पेनिट्रेट करते हैं तो के शेल से एक्स-रे पैदा करते हैं, और के शेल के एक्स-रे का वेवलेंथ क्या होता है? कम होता है। अगर आप ये वोल्टेज कम करते हो तो ये स्लो हो जाते हैं, और अगर ये स्लो हो जाए तो ये कम पेनिट्रेट करते हैं, और कम पेनिट्रेट करें तो एल शेल का एक्स-रे पैदा होता है, और एल शेल का एक्स-रे का वेवलेंथ क्या होता है? ज्यादा। इट मीन के वोल्टेज कम तो वेवलेंथ ज्यादा, और वोल्टेज को आप ज्यादा करो तो एल शेल से के शेल में एक्स-रेज पैदा होंगे और वेवलेंथ उनका डिक्रीज होता जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक के लिए है। और ये दूसरे ब्रेमस्ट्रॉहलम एक्स-रेज या कंटीन्यूअस एक्स-रेज क्या है? जब ये फास्ट होंगे, आप वोल्टेज ज्यादा करोगे तो ये फास्ट होंगे, और फास्ट इलेक्ट्रॉन को जब अचानक स्लो करोगे उस वक्त हमारे पास जो एक्स-रेज पैदा होते हैं वो कंटीन्यूअस एक्स-रेज या ब्रेमस्ट्रॉहलम एक्स-रेज होते हैं। तो अगर फास्ट इलेक्ट्रॉन को स्लो करोगे तो ज्यादा एनर्जी रेडिएट होगी, और एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगा। लेकिन अगर वोल्टेज कम रखोगे तो ये स्लो होंगे, और स्लो इलेक्ट्रॉन को स्लो करोगे तो एनर्जी कम जो है वो कन्वर्ट होगी रेडिएशन में, और कम एनर्जी मीन के वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो चाहे ब्रेमस्ट्रॉहलम एक्स-रेज को देखो या कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज को देखो, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के साथ वेवलेंथ का इनवर्सली रिलेशन है। तो व्हेन वी इंक्रीज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, द वेवलेंथ ऑफ बोथ द एक्स-रेज कंटीन्यूअस ब्रेमस्ट्रॉहलम या कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज, ये सब का वेवलेंथ डिक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है कि अगर एक क्रिस्टल है, इफ इट इज अ क्रिस्टल, और इस क्रिस्टल का लैटिस है, ढांचा, और आपने इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को सर्च करना है, आप चाहते हो कि इसके इंटरनल डिजाइन के बारे में आप मालूमात हासिल करें, तो ये डिजाइन के लिए अगर आप सोर्स एक्स-रेज का इस्तेमाल करोगे और एक्स-रेज फेंकोगे तो ये आपको आंसर या डिजाइन का इंफॉर्मेशन दे देता है। लेकिन अगर आप अल्ट्रा वायलेट रेज इस्तेमाल करोगे
और इसको फेंकोगे तो ये आपको कोई आंसर नहीं देता, इस डिजाइन के बारे में कोई आंसर नहीं देता। ये क्यों? यानी क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर या ढांचे का डिजाइन चेक करने के लिए एक्स-रेज यूज हो सकते हैं, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेज यूज नहीं हो सकते। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इस डिजाइन को ट्रेस करने के टेक्निक में डायफ्रैक्शन इस्तेमाल होता है, और डायफ्रैक्शन के लिए शर्त है कि जो वेवलेंथ हो that must be comparable to the gaps, और क्रिस्टल्स के लेयर्स के दरमियान जो गैप्स होता है वो 10⁻⁻10 मीटर है, और 10⁻⁻10 मीटर एक्स-रे के वेवलेंथ से तो मैच करता है, लेकिन अल्ट्रावायलेट के वेवलेंथ से मैच नहीं करता, बिकॉज वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे 10⁻⁻10 मीटर और वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज 10⁻⁻8 मीटर होता है। तो ये काफी बड़े वेवलेंथ है, और ये गैप्स उसके मुकाबले में काफी छोटे होते हैं, लिहाजा हमारे पास इस वक्त इसका डायफ्रैक्शन इससे नहीं हो पाता, या ये उस माइनर लेवल तक पेनिट्रेट नहीं कर पाते जिस माइनर लेवल तक हम एक्स-रेज को पेनिट्रेट कर सकते हैं। That's why the required condition for this sort of work is that the wavelength must be in the range of the gaps available in the crystal. The gaps in the crystal are matching, are corresponding, are comparable to the wavelength of X-rays, but they are not comparable to the wavelength of ultraviolet rays. Therefore, ultraviolet rays जो होते हैं वो हमारा ये मकसद पूरा नहीं करते हुए X-rays करते हैं। खुश रहिएगा, अल्लाह हाफिज।